हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूँ मेजर खुशबू पाटनी और आ चुकी हूँ मैं आपके साथ एक नई वीडियो लेके। और आज के वीडियो का जो टाइटल है वो है हाउ टू कंट्रोल एक्सट्रीम इमोशंस। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इस टाइप की वीडियोस के लिए, बिकॉज बच्चे या एडल्ट्स एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ये जो प्रॉब्लम है ये थ्रू आउट फैल चुकी है। उसको बोलते हैं ओवर थिंकिंग। और सिर्फ ओवर थिंकिंग नहीं, एडिक्शन, सिर्फ एडिक्शन नहीं, किसी चीज़ को पागलों की तरह ऑब्सेसिव फील करना। और शायद इसलिए इसी वजह से ऑब्सेशन जैसी मूवी इस साल 2026 में रिलीज हुई, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। हम कुछ खाते हैं तो हमें जंक फूड का एडिक्शन हो जाता है। हम कुछ देखते हैं तो कुछ ही दिनों में हमें इंस्टाग्राम या दूसरी जो प्लेटफॉर्म्स है, जो एडिक्टिव प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका एडिक्शन हो जाता है। हम जब कुछ करना चाहते हैं तो डर हमें इतना ज़्यादा लगता है कि हम उसको कर नहीं पाते हैं। हमारे अंदर एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा है। छोटी छोटी बातों को हम दिल पे ले लेते हैं। मजाक भी जो चीज़ें हैं उनको भी दिल पे लेना शुरू कर दिया है बहुत ज़्यादा। कोई भी हमारी ज़िंदगी में थोड़ा भी उँगली डाले तो हमें लगता है कि हमारी प्राइवेसी खत्म हो रही है एंड ऑल दैट। सो गाइज़, ये वीडियो आप लोगों के लिए है। अगर आप भी इस तरह से किसी परेशानी से गुज़र रहे हैं और आपको जो इमोशंस हैं आपकी बॉडी के, आपको एक तो पता भी नहीं चलता कि ये ओवर हो रहे हैं और इसको कंट्रोल कैसे करें। तो आज की जो पूरी वीडियो है, मेरा पूरा इसमें लक्ष्य है कि मैं एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको ये समझा पाऊँ कि आपको मेंटल डायरिया कैसे ठीक करना है। दिमागी मेंटल डायरिया, और जितनी भी टाइप के इमोशंस हैं, ये कुछ भी है, वो सारा का जो ओरिजिनेशन है वो आपकी ब्रेन से है। ये ठीक, सब ठीक। शुरू करते हैं everybody। सो आज की जो पहली टर्म है जो मुझे आपको थोड़ा सा नॉलेज देनी है वो है मेंटल डायरिया। हम बात करते हैं नॉर्मल डायरिया की, जैसे उल्टी दस्त। जब नॉर्मल डायरिया होता है पेट में, तब हमें हमारे घर वाले बोलते हैं कि बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना है और जितना भी दिन अब तुम खाना खाओगे वो लाइट होगा, जैसे कि मूंग की खिचड़ी या बिल्कुल लाइट चीजें, जैसे कि कोई सूप वूप आपने पी लिया। हार्श चीज़ें, फैट वाली चीज़ें, है ना, स्पाइसी, ये सब हमें अवॉइड करना पड़ता है। प्लस हमें डॉक्टर के मेडिकेशंस भी लेने पड़ते हैं, तभी हम 3-4 दिन में अच्छा कर पाते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आती हैं या आप देख सकते हैं। लेकिन जब मेंटल डायरिया होता है तो वो ओवर थिंकिंग के रूप में बाहर निकलता है। ओवर थिंकिंग के रूप में बाहर निकलता है। एक होता है नॉर्मल थिंकिंग कि मैं सोच रही हूँ, चलो मुझे ये करना है ज़िंदगी में, या मुझे किसी चीज़ से डर भी लग रहा है तो मैं सोचूँगी यार मुझे इस चीज़ से डर लग रहा है। बट मैं उसको ओवर थिंकिंग तब बोलती हूँ जब मैं चुप हो गई, जब मैंने सोचना छोड़ दिया लेकिन मेरा दिमाग चलता रह रहा है। उस चीज़ को बोलेंगे ओवर थिंकिंग। जैसे कि मैंने, और इसकी शुरुआत कैसे होती है, आई एम जस्ट गिविंग अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस। शुरुआत कैसे होती है, पहले आपको उसको आदत दिलवानी पड़ेगी। बिना आदत के आपका दिमाग कोई भी काम नहीं कर सकता। आप ये मत सोचना कि ये अचानक से मुझे क्या हो रहा है, ये अचानक से कभी नहीं हुआ बेटा। ये आपने उसको आदत डलवाई है तभी ऐसा हो रहा है। आपने पहले उसको ये बोला, सोचो। आप 5-6 घंटे लगातार सोचते गए तो ब्रेन ने उस चीज को प्रोसेस कर लिया कि ये जो बॉडी है जिसके अंदर ये इंसान है, इसको इसी तरह का डेटा फीड चाहिए, क्योंकि ये मुझसे यही बार बार मांग रहा है। तो अब जैसे ही तुम रुक जाओगे और तुम उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोचोगे नहीं, तो आंखें भी बंद करोगे या रात में सोओगे भी, तुम्हारे कानों में आवाज बजती रहेगी। वहां से शुरुआत हो जाता है ओवर थिंकिंग। और इसके लिए कोई सालों सालों की जरूरत नहीं है। अगर आपने 2 दिन भी ओवर थिंकिंग ज्यादा कर ली, 2 दिन भी कर ली, तो ये होने लगता है। और यही साइन है कि मैं ओवर थिंकिंग में आ चुकी हूँ, और यही साइन है कि मैं मेंटल डायरिया के अंदर हूँ और मुझे इससे जल्द से जल्द बाहर निकलना है। अगर आप इन चीज़ों से जल्द बाहर नहीं निकलेंगे तो ये एट द एंड आपके माइंड, आपके मस्तिष्क, आपके मेंटल हेल्थ पे बहुत बड़ा असर डालता है। और धीरे 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 आपकी ज़िंदगी के जो डिसीजंस होंगे वो यही ऑपरेट करेंगे। और धीरे 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 एक जो कामनेस, एक जो शांति जो हर इंसान डिजर्व करता है, वो आपकी ज़िंदगी से हटती चली जाएगी। नो मैटर ज़िंदगी में कितनी तबाही चल रही है, नो मैटर कितना टॉक्सिक है एनवायरनमेंट, हर इंसान एक काम लाइफ डिजर्व करता है। नो मैटर कितना भी अच्छा खाना इस दुनिया में है, नो मैटर कितनी भी अच्छी सुविधाएं हमें मिल गई हैं, हर बॉडी एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी वेट डिजर्व करती है। सेम एनालॉजी, सेम मेटाफॉर यहां पर भी लगेगा। सो हम कैसे अपना मेंटल डायरिया ठीक कर सकते हैं?
जैसे कि मैंने बताया कि अगर नॉर्मल पेट वाला डायरिया हो जाता है तो खाना रोकना पड़ता है ना, और जो जो लेना है वो बिल्कुल सादी चीज़ें होंगी, बिल्कुल बोरिंग चीज़ें होंगी, बिल्कुल खिचड़ी में भी शायद नमक भी नहीं डालती है मम्मी, बहुत ही लाइट चलता है सब कुछ। ऐसे आपको अपना मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया या किसी भी तरह से स्क्रीन टाइम का कंज़प्शन ख़त्म करना है। हमें समझ में आना चाहिए कि हम ऐसा कुछ भी नहीं है जो छूट जाएगा, या हम पता नहीं कितने महान काम करेंगे 2 दिन में और हम पता नहीं क्या उखाड़ लेंगे 2 दिन में। स्टूडेंट्स यही बोलते हैं कि हमारी तो पढ़ाई छूट जाएगी। एज़ इफ यू आर स्टडीइंग सो हार्ड फ्रॉम द लास्ट सो मेनी डेज़, जो आप ओवरथिंकिंग करके जो आपने अपना टाइम वेस्ट किया है, वो वैसे भी आप तो वेस्ट कर चुके हैं। तो फिर जब कर ही चुके हैं तो 2 दिन और सही। लेकिन ये ट्रिक काम करती है, बहुत ही अच्छी तरह से काम करती है। आपको सोशल मीडिया फास्टिंग पे जाना पड़ेगा। सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, किसी भी टाइप का स्क्रीन टाइम कंजप्शन आपका ज़ीरो होना चाहिए। जो ज़ीरो नहीं कर पा रहे हैं एटलीस्ट वो 50% ड्रॉप मारेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये जाता नहीं है। आपको बिल्कुल बोरिंग और लेम लाइफ जीनी है अगले 2 से 3 दिन, तो ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। जैसे कि पेट अपने आप ही ठीक हो जाता है, तो पूरी बॉडी की जो रिकवरी है वो भगवान ने खुद अपने आप दी है। आपको उसमें घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप दवाई नहीं भी खाएँगे और नॉर्मल खाना, बहुत हेवी खाना जो आप खा रहे थे उसको अवॉइड करते हुए नॉर्मल खाना कंज्यूम करेंगे, तो आपकी बॉडी सेल्फ हीलिंग मोड से अपना डायरिया खुद ठीक कर देती है। सिमिलरली आपका माइंड को भी सेल्फ हीलिंग आती है, वो अपना डायरिया खुद ठीक करेगा। आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा नॉलेज, कुछ अच्छा सुन लेता हूँ, कुछ अच्छा सुन लेती हूँ, मैं भजन सुन लेता हूँ, मैं ये सुन लेता हूँ, एटलीस्ट मैं किसी का कोई पर्यावचन बोलते हैं ना, पर्यावचन बोलते हैं, बता देना क्या बोलते हैं, वो सुन लेता हूँ, मतलब वो टॉक्स जो होती हैं, या मैं कुछ मोटिवेशन सुन लेता हूँ। कुछ नहीं सुनना होता है इस ड्यूरेशन में, कुछ नहीं सुनना होता है। आप सिर्फ क्या कर सकते हो, सादा काम मतलब घर की सफाई, झाड़ू पोछा, घर के बर्तन साफ करना, सादा, जिसमें कोई टेक्नोलॉजी का कोई लेना देना नहीं है। इफ यू वांट टू कुक समथिंग यू कैन कुक दैट डे। आप अपने अलमारी को खोल के पूरी अच्छी तरह से ए टू जेड अलमारी लगा के अच्छी तरह से सिस्टमैटिक ढंग से रख सकते हैं। अपने जूतों को धो सकते हैं, अपनी बुक्स के, किताबों के कवर को सही कर सकते हैं। पढ़ाई भी नहीं करेंगे उस टाइम। कोई बहुत ही पुरानी बुक है जो बहुत अच्छा लगता है आपको पढ़ना, जो जो फिजिकल फॉर्म में आपके पास हाथ में अवेलेबल है, और बहुत ही लाइट बुक है, जैसे कि स्पिरिचुअलिटी की कुछ लाइट्स बुक होती है, वो कुछ पढ़ने वाला ना हो, जैसे मैथ्स, बायोलॉजी या कोई सब्जेक्ट ना हो, बट ऐसे जस्ट फॉर फन, मे बी सम गुड लव स्टोरी, मे बी गुड, जस्ट फन, जस्ट वेरी लाइट, जिससे आपको ट्रॉमेटाइज फील ना हो। मैं ऐसे वर्ल्ड बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ, तो मैं बिल्कुल पढ़ूंगी नहीं, बिकॉज मुझे पता है बहुत ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है मेरा, तो मैं नहीं पढ़ूंगी। तो मैं क्या पढ़ूंगी, मैं फिक्शन पढ़ूंगी, मैं कोई सिंड्रेला पढ़ लूंगी, मतलब समथिंग लाइक दैट। वो मेरा अपना है, आप देख लीजिए आपको क्या पसंद आता है। एंड आप गार्डनिंग कर सकते हैं, आप पेड़ों के साथ बैठ सकते हैं, आप जानवरों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप बर्ड वॉचिंग में जा सकते हैं, आप अपने लोकल ज़ू में जा सकते हैं, वहाँ बैठ के भी आप जानवरों को देख सकते हैं, बहुत अच्छी हीलिंग होती है। दूर से ग्रीन कलर के पेड़ों को देखने से भी हीलिंग हो जाती है। बेसिक आइडिया क्या है, और आप एक कमरे में पड़े भी रहेंगे और कमरे में घूमेंगे, अगर चलना शुरू करेंगे, सिर्फ चलना, उससे भी हीलिंग शुरू हो जाती है। बेसिकली स्क्रीन टाइम ज़ीरो करना होता है, तो ये मेंटल डायरिया आपका खत्म हो सकता है 3 दिन के अंदर। जो आवाज़ें आती हैं, कानों में बज रही हैं अपने आप, आवारापन का डायलॉग है ना, मेरे कानों में वो आवाज़ें गूंजती हैं। तो आई एम डिसाइफरिंग दैट डायलॉग टुडे। बेसिकली शिवम को ओवरथिंकिंग का इश्यू था, और उन्होंने किसी इसको दिखाया नहीं, तो वो इश्यू बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। तो फिर वो आवाज़ें जब कन्फर्म हो जाती हैं, तो बड़ी-बड़ी बीमारियाँ होने की आशंकाएँ रहती हैं। आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं किस टाइप की बीमारियाँ हो जाती हैं, जब लोगों को इल्यूज़न शुरू हो जाता है, भ्रम शुरू हो जाता है, सुनाई देना शुरू हो जाता है। सिज़ोफ्रेनिया की तरफ भी इंसान का पड़ाव हो सकता है। सो दैट इज़ द रीज़न, ठीक है? हमने हमें मूवीज़ में ही तो ये बातें अच्छी लग रही है, लेकिन रियल लाइफ़ में मुझे मेरे कानों में कुछ नहीं चाहिए ब्रो, ठीक है? सो आप मेंटल डायरिया को बिल्कुल सही कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बीमारी भी नहीं है, बहुत बड़ा कुछ ऐसा कुछ भी नहीं हो गया। मुझे भी कभी-कभी हो जाता है, इट्स कंप्लीटली ओके। कभी-कभी कुछ बातें हमारे दिमाग में फँस जाती हैं, हम चाहें ना चाहें, तो हम सब इंसान ही ना, हम चाहें ना चाहें, वो बातें हमारे दिमाग में फँस जाती हैं, हम चाह के भी निकाल नहीं पाते। लेकिन इंटेलिजेंट कौन है? स्वेटी सोल्जर कौन है? इंटेलिजेंट वही है जो समझ जाए टाइम से कि यार ये कुछ गड़बड़ हो गया, ये मेरा रेड फ्लैग पकड़ लिया मैंने, मैं अब इससे आगे तो नहीं जाने दूंगी, जाने दूंगा, बस वहीं पर आपको रुकना है और वहां से बैक साइड में जाना है। चलिए, ओवर थिंकिंग की हम बात कर रहे थे, तो ओवर थिंकिंग में थोड़ा सा और भी जानने की कोशिश करेंगे। ओवर थिंकिंग करते क्यों हैं लोग? नो, ओवर थिंकिंग इसलिए होती है क्योंकि जब आप कंट्रोल पाना चाहते हैं किसी चीज पे,
आपको पता ही आपको मिल नहीं पा रहा है, मिल नहीं सकता है और आपके अंदर डर बहुत ज़्यादा है, फ़ियर ऑफ फेलियर बहुत ज़्यादा है और कभी-कभी लोगों के अंदर फ़ियर ऑफ सक्सेस भी होता है कि अगर हम सक्सेसफुल हो जाएँगे तो क्या? ज़िंदगी बदल जाएगी, उसकी भी घबराहट बहुत ज़्यादा होती है लोगों के अंदर। किसी में नॉर्मल होती है, किसी में कुछ ज़्यादा ही होती है। तो जब हम चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो हमें ओवरथिंकिंग होती है। तो मेरा आप ये बात समझे, देखिए सब इस बात को समझने के लिए बहुतों को 10-10 साल भी लग सकता है। जी, इसलिए तो कर्मयोग में विवेकानंद जी बोलते हैं कि कर्म करें, फल की चिंता ना करें। कर्म पे जब ध्यान देंगे तो पूरा जो दिमाग होता है वो एक्शन की तरफ जाता है, एक्शन। क्योंकि माइंड, जिस तरह का माइंड एक मशीन है, ये एक फ्यूचरिस्टिक मशीन है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, आप अपनी बॉडी का आपको ना पूरा पता होना चाहिए कैसे काम करता है। जो आपका दिमाग है वो फ्यूचरिस्टिक मशीन है, मतलब वो हमेशा ही आपको फ्यूचर में लेके जाएगा। जो आपका हार्ट है ये पास्ट मशीन है, ये आपको पीछे लेके जाता है। नहीं समझ में आया? समझ में आया? दिमाग हमेशा आगे का सोचेगा। तुम चाहोगे इसको प्रेज़ेंट में लाना, उसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, उसके लिए उसको ट्रेन करना पड़ता है, लेकिन ऑटोमैटिकली ये फ्यूचरिस्टिक है, बिना ट्रेन करे ये फ्यूचर में पहुँचता है हमेशा। हार्ट, इसको ट्रेन करना पड़ता है सेंटर में, मतलब प्रेज़ेंट में रहने के लिए, वरना ये हमेशा पीछे जाता है। देखना, हमेशा दिल पीछे की बातें, पीछे की मेमोरी, वो दिल है, राइट? तो बेसिकली हमारी पूरी बॉडी एक सेकंड ब्रेन का काम करती है। इट्स नॉट कि जस्ट यहाँ से हम सोचते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बॉडी के हर अंग से सोच सकते हैं। अब तो ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि बॉडी का एक नहीं 2 ब्रेन होते हैं, मतलब बॉडी अपनी मसल मेमोरी रखती है। तो अगर आप अपने आप को बॉक्सिंग में ट्रेन करते हैं, तो आपको वहाँ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि ये पंच जब आएगा तो मैं ऐसे करूँगा, वो बॉडी अपने आप ही मूव हो जाती है। अगर मैंने आपको ऐसे करके मारा अभी, तो आप ऐसे करके पीछे जाएँगे ना, रिफ्लेक्सेस तेज़ होते हैं, बॉडी का मूवमेंट है। इतना फास्ट है कि ब्रेन तो प्रोसेस नहीं कर पा रहा है उस चीज़ को अभी। सो बॉडी का अपना एक मेमोरी है, तो हर चीज़ की अपनी एक मेमोरी है। थ्योरेटिकली नहीं, तो अगर हम स्पिरिचुअली बात करें, तो माइंड ऑलवेज टेक यू टू द फ्यूचर एंड हार्ट टेक्स यू टू द पास्ट, एंड इट्स यू द सोल हु लिव्स इन प्रेजेंट। इट्स यू द सोल हु लिव्स इन प्रेजेंट। इन दोनों के बीच में कहीं हैं आप, जो आप खो गए हैं क्योंकि आप बहुत पीछे हैं। आगे आपका कभी दिल आता है, कभी दिमाग आता है, ये बहुत पीछे रह जाता है। यही जो सोल है, जो आत्मन होती है, जो मेन सेंटर कोर एनर्जी है, जो जानती है कि कुछ गलत हो रहा है, जो जानती है ये मेरे लिए ठीक नहीं है, जो जो सब कुछ जानती है पहले से, लेकिन उसको कर नहीं पाती है, वो सोल है। और वहां से हमें सोचना शुरू करना है। उसके पास सब अपना खुद का इंटेलिजेंस है, उसके पास अपना खुद का दिल है, उसके पास अपना खुद का सब कुछ है। और आपको वहां से सोचना शुरू करना है। कैसे सोच सकते हैं? ध्यान से, मेडिटेशन से। मेडिटेशन जब हम करते हैं तो आपको क्या लगता है क्या है मेडिटेशन? तो थोड़ा सा एक जस्ट देते हुए, वैसे तो मैं हेविली मेडिटेशन को प्रमोट करती हूँ, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा जस्ट देने की कोशिश करूँगी। जब हम मेडिटेशंस करते हैं, तो हम पुरानी मेमोरीज़ के पाइल्स को ख़त्म करते हैं। जैसे हम आँखें बंद करते हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो हमें यहाँ पर अपने आप को रोकना नहीं है कि मुझे कुछ नहीं सोचना, मुझे कुछ नहीं सोचना, मुझे कुछ नहीं सोचना, ये पॉसिबल नहीं है। आप जब आँखें बंद करते हैं, तो करोड़ों ख़्याल, और वो भी जो शायद कभी हुए भी नहीं हैं, वो भी आते हैं। मैं चाहती हूँ आज से आप कुछ दिनों तक, कम से कम 7 दिन तक इनको पेपर पे लिखें कि किस टाइप के ख़्याल आते हैं। उसके बाद लगातार 7 दिन का जब डेटा तैयार करेंगे, तो कुछ ऐसे ख़्याल होंगे जो 7 दिन लगातार आ रहे होंगे आपके अंदर। उन ख़्यालों को हाइलाइट करेंगे और अगली बार जब मेडिटेशन होगा और आँखें क्लोज़ करेंगे, यहाँ से हम विजुअलाइज़ेशन करेंगे, पर्टिकुलर उन्हीं ख़्यालों को सोचेंगे जिन ख़्यालों को हमें ख़त्म करना है। मैं इसको पर्सनली भस्म मेडिटेशन बोलती हूँ, मैंने ही बनाया है, क्योंकि ऐसा होता है ना, जब आप ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं तो ये क्रिएटिविटी, इंजेन्युइटी अंदर से निकलती है ना? So that's something called Bhasma meditation for me, and this is how you remove your overthinking also. Let's say you have a lot of fear of success. Let's say आपको ना करियर का बहुत fear है, या आपको fear है कि आप अकेले बुढ़ापे में मर जाएंगी या मर जाएगा, या आपको इस चीज़ का fear है कि कोई भी आपसे कभी ज़िंदगी में प्यार नहीं करेगा, या आपको इस चीज़ का fear है कि आप ज़िंदगी में उस मुकाम पे कभी पहुँच नहीं सकती या पहुँच नहीं सकता जो बाकी के लोग पहुँच रहे हैं, या आपको डर है कि लोग आपको भूल जाएंगे। कोई भी टाइप का डर हो सकता है ना, इंसान है, कुछ भी फील कर सकता है। वो डर को आपको, लेकिन वो डेटा में चढ़ना चाहिए, 7 दिन के डेटा में वो होना चाहिए, तभी आपको मार्क करके निकालना है। एंड उसके बाद आपने आँखें बंद करी, साँस ली, साँस छोड़ी, नॉर्मल आपने 2-3 बार स्टेबलाइज़ किया, माइंड को कॉन्संट्रेट करने की कोशिश करी। उसके बाद विजुअलाइज़ेशन स्टार्ट करेंगे, उस पर्टिकुलर दृश्य को लेके आएँगे, भले ही कितना भयानक, भले ही मरने वाला दृश्य क्यों ना हो, कितना भी भयानक दृश्य क्यों ना हो, उसको आपको सामने लेके आना है और आपको उसको बिल्कुल काम एंड कंपोज्ड वे में वहाँ पर स्वीकार करना है और आपको बोलना है कि ये अब मेरा जो इससे कनेक्शन है ये कटता है, मेरी कॉर्ड कटती है, और फिर आप धीरे-धीरे ब्लर करते हुए उसको खत्म कर देंगे, दैट ये मेमोरी डज़ नॉट एक्जिस्ट और ये रियल नहीं है,
ये फेक है। मेरी जो डेस्टिनी होगी लाइफ की वो मैं डिसाइड बिल्कुल कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। मुझे बस अपने कर्मों पे ध्यान देना है, मुझे डर से डरना नहीं है। और अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो 8-10 दिन में ये जो पर्टिकुलर थॉट है ये मेमोरी से आउट होना शुरू हो जाएगा। और ये कभी कभी आएगा 2 महीने में, 3 महीने में एक बार, और थोड़ा अगर लंबी साधना चलती है तो ये जो थॉट्स हैं वो साल साल में एक एक बार आते हैं। गाइज, ये हर एक चीज हमने करके देखी हुई है। इतने साल हमने साधना करी है, उसके बाद जाके हमने ये चैनल खोला है और उसके बाद जाके हम आपसे बात करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है एंड ऐसा कभी नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं वो हमने ट्राई नहीं किया। कोई भी इंफॉर्मेशन और रिसर्च जब तक कि मुझे ज़रूरत नहीं है मैं बाहर से कभी नहीं लेती। सारी इंफॉर्मेशन और रिसर्च मेरे अपने फिजिकल प्रेजेंट एक्सपीरियंस से चलती है। और जो भी इंफॉर्मेशन मुझे कुछ ऐसा समझाना है जो मेंटल रिफ्रेमिंग का काम करता है, तब मैं साइकोलॉजी की हेल्प ज़रूर लूँगी, रिसर्च कॉपीज़ और उनकी थ्योरीज की हेल्प ली जाएगी। लेकिन जब मैं ऐसी बातें करती हूँ इसमें कहीं भी बाहर का प्रभाव मेरे अंदर नहीं है। जो भी मैंने महसूस किया है बस वो बताना चाहती हूँ, और जो मैं महसूस करूँगी वो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि हम सबका कॉन्शियस लेवल एंड डेप्थ फीलिंग हम सबकी सेम है। जो मैंने सफ़र किया है वो सेम सफरिंग आप भी फील करेंगे। हो सकता है कि हार्ट ब्रेक आपका कम हो, हमारा ज़्यादा हो, या आपका ज़्यादा हो, हमारा कम हो, लेकिन जो दर्द होता है वो उसकी माप नहीं है कोई, वो सेम टाइप का दर्द महसूस होता है शरीर में हर इंसान को। इस कंसेप्ट को यूज़ करके आप जो डिफ़िकल्ट इमोशंस हैं बॉडी में, जो आपको सोने नहीं देते हैं रात-रात भर, जो आपको परेशान लगाते हैं, बार-बार मेमोरी में फ्रंट फ्लैश मेमोरी में बाहर आते हैं, तो ये बस मेडिटेशन यूज़ करके आप इन मेमोरीज़ को उड़ा सकते हैं। मेडिटेशन का मतलब ये होता है कि खान को खोदना, कि मैंने अपनी खान को खोदा, ऊपर से मैं यहाँ पर कॉन्शियस लेवल पे हूँ, कॉन्शियस से सबकॉन्शियस से अनकॉन्शियस की तरफ एंट्री होनी है मेरी। तो मैं अभी कॉन्शियस खोद रही हूँ, सालों लग जाते हैं सबकॉन्शियस और सालों लग जाएंगे अनकॉन्शियस तक जाते जाते, बट मैं खोद रही हूँ, खोद रही हूँ, खोद रही हूँ, खोद रही हूँ। तो मुझे क्या क्या मिल रहा है, जैसे जैसे मैं नीचे जा रही हूँ मुझे पता चल रहा है, ओ ये नींव थी इसकी, ओ ये नींव थी इसकी, वो ये नींव थी इसकी। अरे मुझे एंगर होते तो मुझे प्यार ही नहीं मिला, अरे मुझे प्यार नहीं मिला, तो मुझे प्यार की तड़पन थी, किसी ने मुझे वो नहीं दिया, तो मैं इसलिए गुस्सा रहता हूँ, गुस्सा रहती हूँ पूरा टाइम, मुझे कोई समझता नहीं, इसलिए मुझे गुस्सा आता है। मैं मीन नहीं हूँ, right? But I also suffer from a lot of anger issues, by the way. So I can understand all of the people who suffer from anger issues. It's completely fine. I understand that most of the time. Uh, बहुत बार तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बात थी ही नहीं जिस पे मैंने गुस्सा कर दिया। बात हमेशा ही कुछ और होती है, गुस्सा किसी और पे निकलता है, किसी और बात पे निकलता है। कब तक हम अपने अंदर का गुस्सा हम ऐसे लोगों पे निकालेंगे जो उसको डिजर्व भी नहीं करता। या तो हम स्पीक आउट करें अपने लिए, अपने लिए खड़े हों, किसी को छोड़ने का दम रखें, वो है नहीं, और फिर जो बेचारे अच्छे हैं, ठीक ठाक है, उन पे हम अपना रौब जमाने के लिए गुस्सा डाल देते हैं। हमें ये थोड़ा सा समझना है कि इसका गिल्ट हमें पकड़ता है, और बहुत बार हम ये भी सोचते हैं कि ये सब करने से अच्छा नहीं है, ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन हम चाह के भी कंट्रोल नहीं कर पाते, आग बबूला हो जाते हैं। उस चीज़ के लिए आपको ये समझना है कि इतने साल आपने गुस्सा किया तो उससे आपने क्या उखाड़ लिया अपने जीवन में। क्या नया प्यार पकड़ पाए? नहीं। क्या नए इमोशंस और नया सहारा मिल पाया जीवन में? नहीं। क्या पुराने जो आपके संबंध थे मजबूत होते गए? बिल्कुल भी नहीं, वो तो खराब ही होते जाएंगे, गुस्से से सब खराब हो जाता है। हाले आपके इंटेंशंस कितने भी अच्छे हों, आप कितना भी अच्छा लोगों के बारे में सोच रहे हो, लेकिन शब्द जो मुंह के निकलते हैं, या गुस्सा बेसिकली जो अपने लव बींग्स के लिए निकलता है, वो थोड़ा सा इरिवर्सिबल ट्रैक में आ जाता है। इट कैन बी रिवर्स बट इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, और उतना शायद पेशेंस हम सब में कितना है नहीं। तो गुस्से के लिए सबसे अच्छा ये है कि आप बैकफुट में जाइए। हमेशा जब आप गुस्सा कर रहे हैं किसी इंसान पे, आप ओवर इमोशंस में आ रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, तो आपको हमेशा उसके तरफ आके खड़ा हो जाना है, ना कि अपने तरफ। हमेशा उस इंसान से सिंपैथी रखें उस टाइम के लिए। सिर्फ 5 सेकंड की बात है, सिर्फ 5 सेकंड की। 5 सेकंड के बाद फिर कोई वैसे भी गुस्से में ज़्यादा रहता नहीं है। आपको हमेशा उस इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। आप उसको बाद में भी डांट सकते हो, बाद में भी बदला ले सकते हो, बाद में भी उसको कुछ कुछ बोल सकते हो, लेकिन उसी टाइम आपको रिएक्ट नहीं करना है। यही एक मैच्योरिटी की निशानी होती है। उसी टाइम रिएक्ट मत करिए, जो बिल्कुल मेन टाइम है, उस टाइम रिएक्ट नहीं होना है। तो आपको क्या करना है, आपको बस ये सोचना है कि यार बेचारा इतना दुखी है, क्योंकि खुश लोग तो इस तरह तो चिल्लाते नहीं है। अगर मैं अगर एंगर में जा रही हूँ, तो मेरे अंदर कुछ ना कुछ, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो बचा हुआ है ना, तभी तो इतना एंगर आ रहा है, वरना क्यों आता? मेरे को भी ऐसा नहीं कि हमेशा एंगर इश्यू है, लेकिन जब आता है तो ब्लास्ट आता है। और जनरली लड़कियों के साथ जो अत्याचार होता है, बच्चों के साथ जो, वो मेरे अंदर वो दर्द शायद कभी खत्म नहीं हो पाएगा। मैंने ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आँखों-आँखें देखी हैं, तो वो दुःख मेरे से जाता नहीं है, तो मैं वो थोड़ा एग्रेसिव हो जाती हूँ वहाँ पर लोगों के लिए।
तो थोड़ा सा हमें समझना है, सामने वाले को भी देखना है कि भाई अगर वो इंसान चिल्ला रहा है तो उसके अंदर बहुत दुख होगा, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर उनका दुख तो कम नहीं कर सकते, लेकिन हम थोड़ा चुप रह सकते हैं। और बाद में अगर आपको लगे कि आपकी इंसल्ट हो गई, ये हो गई, तो आप उनसे अकेले में बात कर सकते हैं। जो वो आपके साथ कर रहे हैं, जरूरी नहीं आपको भी उनके साथ वही करना है। एक दो बार बात करने के बाद अगर आपको लगे कि इनके अंदर कोई चेंज नहीं है, तो उस गली से निकल जाना ही सबसे बढ़िया है। बहुत ज्यादा जो है वो आजकल ऑब्सेशन का प्रॉब्लम चल रहा है, पार्टनर्स ऑब्सेशन, कि हम प्यार शायद करते नहीं करते, लेकिन हमें अपने पार्टनर्स की आदत पड़ गई है बहुत ज़्यादा, हम लोग एडिक्ट हैं। तो भले वो हमसे गलत तरीके से ट्रीट करें हमें, चाहे हम लड़का हैं या लड़की हैं, लेकिन हम क्योंकि उनसे बात करना चाहते हैं, उनकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, तो हम हर लेवल की जो ज़लीलपंती है या जो हमारी कहते हैं हमारे आत्मसम्मान की जो धज्जियाँ उड़ती हैं, हम उसको झेलने के लिए तैयार हैं, और इसको हम प्यार बोलते हैं। पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये जो इमोशन है, ऑब्सेशन का इमोशन बोलते हैं इसको, आप प्यार नहीं करते हैं, आप ऑब्सेस्ड हैं किसी के लिए। तो उसको प्यार का नाम देके पहले तो प्यार को खराब नहीं करेंगे, शब्द को बर्बाद नहीं करेंगे। प्यार हमेशा ही वही लोग कर सकते हैं जो पहले खुद से प्यार करते हैं। जिसने खुद से प्यार नहीं किया वो क्या समझेगा प्यार क्या होता है? आप कैसे समझ सकते हैं प्यार क्या होता है जब तक आपने खुद से प्यार नहीं किया? कैसे पता चलेगा आपको? हाउ विल यू नो? टेल मी, इज देयर एनी वे टू नो? Is there any way to know? Will you know what is love through me? मैं आपको 5 लाइनें बोल दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्यार क्या होता है। Will you be able to understand? Is it some physics, maths, chemistry का बुक कि speed is equal to distance upon time कर दिया, बस समझ में आ गया? Is this that? No. It's completely metaphysical. It cannot be expressed in words or cannot be right in some formulas or quotation. It has to be experienced. The love has to be experienced. So if you have not experienced something, how can you give that to someone? तुमने खुद के लिए महसूस नहीं किया कभी, तो तुम किसी और को क्या दोगे? तुम खुद को रुला सकते हो, खुद को परेशान कर सकते हो, खुद को मारने की कोशिश कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो किसी ऐसे इंसान के लिए, तो वो प्यार नहीं है, वो ऑब्सेशन है। इसी को ऑब्सेशन बोलते हैं। आप जो फील कर रहे हैं वो प्यार नहीं है, वो पागलपन है, उसको ऑब्सेशन बोलते हैं। तो पहले तो आप अपनी टर्मिनोलॉजी करेक्ट करिए कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या कर रही हूं। इट्स नॉट लव, इट्स नॉट लव। ओके, so now I think now from here when we know that I am obsessed with this guy, I'm obsessed with this girl, she's like a drug to me, he's like a drug to me, now I can actually move ahead and talk about it, you know. But once I just think about love, 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 it's very difficult for me to decipher it or to disintegrate the idea. It's very difficult for me to find solution out of it. Once I know that ये प्यार नहीं मेरी जान, ऑब्सेशन है। जैसे एडिक्शन हो जाता है ना लोगों को, एडिक्शन का सिस्टर ऑब्सेशन, बहन बहन है दोनों, भाई भाई, वो सेम चीज है आपका। उसको किसी कोकेन से होता होगा, ड्रग से होता होगा, तो आपको किसी इंसान से हो रहा है, बस इतना ही अंतर है। दैट पर्सन ऑल्सो नो दैट दिस कोकेन इज नॉट गुड फॉर मी, बट मैं लेता जाऊंगा, लेती जाऊंगी। That person also knows this insan is not good for me. He's a very toxic person, but I will keep injecting him in me. Why? Because I am a habit of it. I'm not able to control my emotion. I'm not able to control this obsessive emotion that I cannot live without him. But the reality is you can very well live even if there is no human being in this world. अगर आप इस पूरी दुनिया में अकेले भी रह जाएंगे ना, कि इंसान की प्रजाति खत्म हो जाए, लेट्स से डायनासोर की खत्म हो गई, कल हम सबकी प्रजातियां खत्म हो जाए और आप अकेली बच्ची हैं, अकेले बच्चे इस दुनिया में, आप तब भी नहीं मरेंगी, इस चीज की गारंटी है। तो ये चीज आपको पता है, ये आपके सोल को पता है ये बात, लेकिन आपका माइंड इसको क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है? भाई माइंड तो आप ही की मशीन है ना, तो माइंड को तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। तो ये माइंड क्या गेम खेल रहा है, इसलिए बोलते हैं माइंड गेम्स, यहीं से वो टर्मिनोलॉजी निकली है, माइंड गेम। You play with you, the mind play with you. It's not about me playing with some other's mind. It's like my mind playing game with me. तो जो मेरा गुलाम होना चाहिए, जिसको मेरे लिए काम करना है, वो मेरा बॉस बन रहा है। I know it is not right for me, but still my mind is taking me there. Why? You need to ask this question to your mind now. I don't want to think about that past memory, that past trauma. It's not good for me, but why the hell my body is shivering? Why the hell when somebody touches me, I feel sexual violence that happened with me maybe in my childhood? मुझे वो क्यों दिख रहा है? Why my body is reacting? That this is my body, na? This is my mind, na? So it should work as per me, na? You're getting me?
तुमने मशीन, जो तुम्हारी मशीन है तुम्हारे हिसाब से काम करनी चाहिए, पड़ोसी के हिसाब से काम करेगी या तुम्हारे बाजू वाले के हिसाब से काम कर, तुम्हारे हिसाब से काम करेगी ना, तो काम तो कर ही नहीं रही है। इसका क्या मतलब, ये क्या साइन है? ये साइन है कि जो आपने घोड़ी की जो लगाम होती है ना, वो आपने छोड़ दी, घोड़ा अपनी लगाम से भाग रहा है अब। तो इस लगाम को पकड़ लो, तब जाके तो तुम थोड़ा-सा अपने माइंड पे कंट्रोल पा सकते हो। अदरवाइज़ जिस दिन लगाम तो छूट गई है, अब लगाम छूटना और वो तुम पे सवार हो जाए, इस प्रोसेस के बीच में जो टाइम है, वहीं तुम कुछ बच सकते हो नहीं। जिस दिन वो तुम पे सवार हो जाएगा, उस दिन तुम्हें सारी बीमारियाँ हो जानी, मेंटल रिलेटेड जितनी भी है। तो अब अगर आप एक डॉक्टर हैं, एक साइकियाट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं और आपने माइंड को खूब पढ़ा है, थियरीज पढ़ी हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। आई हैव आल्सो रेड, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। ये तो सिम्टम्स कम करने के लिए आपको दवाइयाँ दी जा सकती हैं कि आप एक, चलो एक हैप्पी हार्मोन सेरोटोनिन ज़्यादा बॉडी में जनरेट हो जाएगा, है ना? तो आपको उतना वो मतलब इतनी ज़्यादा सैडनेस आती है आपको बॉडी में, वो नम हो जाएंगी थोड़ी सी, वो बेटर, अच्छा मूड स्विंग हो जाएगा, बेटर लगेगा। टेम्परेरी है और इंजेक्टेबल है, बनाया जा रहा है। दिमाग ने हार्मोन बनाना बंद कर दिया, सेरोटोनिन बनाना बंद कर दिया, जिससे आपको हैप्पी हैप्पी फील होता है, तो आपने दवाइयाँ लेनी शुरू कर दी। यही तो होता है, और क्या होती दवाइयाँ? बट वो जैसे आप नहीं लेंगे तो दिमाग को वापस आपको बोलना है कि भाई तू यू सीक्रेट ना, यूर अ नेचुरल। इसको अपने हिसाब से काम करवाने के लिए ध्यान कर लो ध्यान। ठीक है, मेंटल डायरिया इज नॉट हैपनिंग, छोटे छोटे इमोशंस इज नॉट गुड। ये आपका कैरेक्टर डिसाइड करते हैं एक टाइम के बाद, या आपकी जिंदगी डिसाइड करेंगे कि आप अपनी जिंदगी में कितना खुश रहेंगी या कितना दुखी रहेंगे। ये डिसाइड, ये फैक्टर्स, ये छोटे छोटे इमोशंस, ये फैक्टर है। पेरेंट्स से ना बनना, दोस्तों से ना बनना, टॉक्सिक एनवायरनमेंट मिलना, ये सारी चीज़ें, देखिए हम किस घर में पैदा होते हैं, हम किस घर में पैदा नहीं होते हैं, ये हमारी हार्ड डेस्टिनी का पार्ट बनता है, जो कि 20% रोल प्ले करता है हमारी लाइफ का। 20% बहुत ही हार्ड डेस्टिनी होती है, मतलब कि हार्ड डेस्टिनी मतलब, मैं समझाती हूँ क्या होती है। और जो 80% होता है ना, वो जनरली आपके कर्म होते हैं, जो आपके हाथों में होते हैं। आप कहाँ मरेंगे, कहाँ जिएंगे, क्या सर्कमस्टेंसेस हैं और क्या होने वाला है, जो कि फैटल एक्सीडेंट्स का पार्ट बनता है, या मेजर इंसिडेंट्स चेंजेस ऑफ योर लाइफ, वो 20% का काम है। 80% तो आप ही हैं, लेकिन हमेशा ही 20% 80% में भारी रहता है। कैसे? जैसे कि अगर आप 20 ग्राम सोना खरीदते हैं और अगर आप 1 किलो चांदी भी खरीदते हैं, तो डजंट मैटर, वो 20 ग्राम सोना हमेशा ही भारी रहेगा 1 केजी चांदी पे। समझ में आ गया? लेकिन क्या इसका मतलब है कि 1 केजी चांदी का यूटिलाइज़ेशन नहीं है? बिल्कुल नहीं। 1 केजी चांदी का यूटिलाइज़ेशन गोल्ड से ज़्यादा है इस दुनिया में। गोल्ड तो एक प्रीशियस एलिमेंट है, एक प्रीशियस मेटल है, जो कि इसलिए बिक रहा है क्योंकि उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है, रेयर है। चांदी अगर आप देखें वो भी प्रीशियस ही है, लेकिन उसका जो मिलने वाला है वो ज़्यादा है, प्लस उसका यूटिलाइज़ेशन ज़्यादा है, तो ज़्यादा लोग उसको यूज़ करते हैं, है ना? तो ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्कुल इग्नोर्ड हो गया। चांदी की भी की इम्पोर्टेंस है, सोने की भी इम्पोर्टेंस, लेकिन सोना जब चांदी पे चढ़ता है तो सोने का भार ज़्यादा है। क्योंकि आप कितना भी अच्छा काम कर लें, कुछ भी कर लें, आप कैसे घर में पैदा हो रहे हैं, कैसे लोग, आपके पेरेंट्स ने आपको क्या संस्कार दिए हैं, किस टाइप के लोग आपसे प्यार करते हैं, कौन आपकी ज़िंदगी में आता है, ये बहुत ही हार्ड डेस्टिनी का पार्ट बनता है। तो क्या अब हम ये सोच के रोने लग जाए, अरे हम तो ऐसे घर में आ गए, हमारे पेरेंट्स तो ऐसे हैं, हमें तो ऐसे धोखा मिला, हम तो फेल हो जाते हैं, ये वो, हमारा एक्सीडेंट हो गया तो अब हम खत्म, हमारा जीवन खत्म? नहीं। इसके बाद आपकी 80% डेस्टिनी, जो कि आपके कर्म से चलती है, उसका काम शुरू होता है। वो आपकी ज़िंदगी मरने और जीने के बीच का जो पाथ है, वो आप डिसाइड करते हैं। एंड अगेन 20% हार्ड डिस्क में बीच-बीच में आती है। सो पेशेंस इज़ द की, कंसिस्टेंसी इज़ द की। सब्र रखें, बहुत लंबी जर्नी है। स्पिरिचुअलिटी को समझना, दिमाग को कंट्रोल करने में जन्म निकलते हैं। तो अभी हम बात ये नहीं कर रहे हैं कि हम कितने महीनों में इसको कर पाएँगे, हम बात ये करते हैं कि इसमें जन्म निकलते हैं। जैसे ही हम अपने दिमाग में जन्मों-जन्मों का खेल का एक मेटाफॉर लेके आते हैं, एक कांसेप्ट सोचते हैं, तो हमें एक शांति मिलती है कि चलो भई जल्दीबाज़ी तो नहीं है। दूसरा, हमें ये सोचना है कि कंसिस्टेंसी लेके आनी है। हर दिन अगर हम खुद से सेल्फ टॉक करें, अच्छी बातें करें, देखें कि मैं अपने आप से किस तरह बात करता हूँ, करती हूँ। मैं नहीं कर सकता, मैं तो बड़ा मोटा हूँ, मैं तो बड़ी पतली हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो कमज़ोर हूँ, फ़ौज में तो मेरा सिलेक्शन क्यों ही होगा, मेरे तो इंग्लिश भी अच्छी नहीं है, ये आई एम जस्ट गिविंग अ वेग, ऐसे ऐसे बोल रही हूँ, ऐसे। मैं तो पढ़ने में भी अच्छी नहीं थी,
मैं तो दिखने में भी अच्छी नहीं हूँ, ऐसे नॉर्मल बातें। तो ये सेल्फ टॉक है ना, आप अपने से बात कर रहे हैं ना, बेसिकली आप अपने ब्रेन से बात कर रहे हैं। ब्रेन में डेटा फीड हो रहा है, अच्छा, लेट्स से एक लड़की है, शीतल। शीतल बोलती है, आई एम नॉट गुड, देखो मेरी शक्ल तो कुछ खास नहीं। ब्रेन ने बोला, ओके नोटेड, शक्ल खास नहीं है, उसको कोई लेना देना नहीं है, नोटेड। अरे यार, मैं तो हमेशा फेल हो जाती हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैंने ऐसे क्या कर्म खराब करे, कर्म खराब करे, इसके साथ ऐसा क्यों होता है। मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, बट ये मुझसे प्यार नहीं करता। अब इसका प्यार पाने के लिए मुझे इसकी मार को बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक्सेप्टिंग द मार, डॉट। ओके, अब ये इस ब्रेन ने ये चीजें मेमोरी के रूप में सेव करी हुई हैं। अब जो आपकी लाइफ होती है, वो आपके मेमोरीज होती है ना, लाइफ इज मेमोरी। अगर मैं आपकी मेमोरी डिलीट कर दूं तो आपको थोड़ी याद रहेगा आपके पेरेंट्स क्या थे या आपका ट्रॉमा क्या था। आप तो फिर रिफ्रेश हो जाएंगे, रिबूट हो जाएंगे पूरा, जैसे कंप्यूटर रिबूट हो जाता है। तब आपको याद ही नहीं है आप कौन थे क्या थे, है ना। तो जैसे आपकी मेमोरी में ये चढ़ता जाएगा, जो आपके डिसीजंस होंगे लाइफ में, वो मेमोरी डिसाइड करती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं कौन से कपड़े पहनूं डिसाइड करती है मेरी मेमोरी। मेरी मेमोरी किसकी, मेरे माँ बाप ने मुझसे क्या बोला, मेरे घर में मुझे क्या सिखाया गया। मेरे माँ बाप छुपाना चाहते हैं, मुझे ढकना चाहते हैं, या बोलते हैं कि बेटा तुझे जैसा जीना तू जी ले, तो वो मेमोरी है। जब आप कपड़ा चूज करते हैं ना घर में किसी भी टाइप का, तो लड़कों में ये मेमोरी ज्यादा होती नहीं है, क्योंकि उनको इतना सुनाया जाता है नहीं जिंदगी में ना, इतना ही कपड़ों के मामले में लड़कों को कोई लेना देना इनका होता नहीं ज्यादा। लेकिन व्हेन यू आर अ गर्ल, यू नो कि हाउ मच योर पेरेंट्स हैव पुट दैट आइडिया इन योर ब्रेन। इतना आपको इतना बार सुनाया जाता है कि आपको लगता है कि मैं कपड़ा ही तो नहीं, कि अगले बार भगवान मुझे हैंगर बना देना ताकि मैं ही लटकी रहूं और मुझ पे कपड़े चढ़ते रहे, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो हम लड़कियां जब कपड़ा पहनती हैं तो हम मेमोरी हिट करती हैं, ये पहनूं क्या अच्छा नहीं लगेगा, लोग सोचेंगे कुछ ज्यादा ही एक्सपोजिंग हो रही है ये तो, हाँ। सो सेम, द सेम आइडिया ऑफ द माइंड, द सेम आइडिया ऑफ द माइंड, इट्स मेमोरी। सो नाउ यू सी माई लवली followers, my people, what type of memory you are giving to the mind. I am not good. I'm good for nothing. I will accept the abuse. Nobody loves me. And this memory will create your life. इसलिए बोलते हैं शब्दों से जीवन बनता है। इसलिए बोलते हैं जो आप जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कि जैसे जैसे आप बोलेंगे आपकी लाइफ में आएगा, तो वो दृष्टि में मतलब आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में वो चीज मैनिफेस्ट होती है, दृष्टि बनती है, वो सृष्टि बनती है। I hope you got it कि how harmful is to not to control on your emotions and let the mind fly as the mind wants to. No, we cannot allow our mind to do whatever it can. My soul is the ultimate owner of this body, and the soul has to come forward. I am trust your soul. तो आपको बॉडी को फिट रखना है, माइंड को आपको काम रखना है, स्पिरिट को आपको अवेकन करना है। अंदर की जो आत्मन है इसको जगाना होता है, और इसको जगाने के लिए आंखों को बंद करना होता है, क्योंकि जो आत्मन है वो बहुत ही अंदर है। अब यहां से यहां तक नापोगे तो ये तो कैलकुलेशन में मेजरमेंट में आ जाएगा, लेकिन यहां से यहां तक जो माइंड का जो सफर है वो इन्फिनाइट है। फाइनाइट बॉडी के अंदर मुझ जैसे इन्फिनाइट सोल को डाला गया है to experience the life, and this is what my purpose of this life, to experience life at every angle I can before even I die, and that is what the purpose of life is. ठीक है, I think I have covered so many topics in a single topic. So my infinite structure of my mind is trapped inside this finite body which I can measure from inch tape. आप इंच टेप से नापते रहो अपना शरीर, हो मैं ऐसी हूँ मैं वैसी हूँ, बट आप इन्फिनाइट हो बेटा। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है कि इट्स सो इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल योर डेडली इमोशंस। किसी भी चीज से इस दुनिया में नहीं डरना है, कभी नहीं डरना है, क्योंकि एवरीथिंग विल डाई वंस। आप सोचते हो हम आज ना मरे, बट कल तो मरेंगे ही मरेंगे। आप आज ना करें तो कल कभी ना कभी तो होगा ही। ये डरे नहीं, ज्यादा सोच समझ के एक्शंस लें, कि घबराहट में ना जाए कि मैं ये वाला करियर चूज कर लूं, मैं वो वाला करियर चूज कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। तो हमें पता ही नहीं है कि हमें करियर में करना क्या है। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है वो इसी में आ रही है कि कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे अपनी लाइफ में कौन सा करियर चूज करना है, और क्या हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं लाइफ में कि हम अपने करियर को शिफ्ट कर सकें। क्या हमें जिंदगी भर एक ही करियर के पीछे भागना है, या हम मल्टीपल करियर्स को ऑप्शन को उठा सकते हैं। तो अगली वीडियो हम ये करेंगे, बट आई होप कि आपको ये वीडियो सुन के मजा आया हो। अगर आपको कुछ बढ़िया स्पिरिचुअलिटी के कंटेंट चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी ऐड करी है, आत्मन ऐड किया है हमने, इन्फिनाइट माइंड इन अ फाइनाइट बॉडी ऐड किया है हमने,
एंड हाउ टू कनेक्ट टू योर सोल भी ऐड किया है। तो अगर आप चाहते हैं कि सोल कनेक्शन के लिए मैं कोई वीडियो लेके आऊँ, तो आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेरी कोई भी वीडियो सिर्फ सुन के आप बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते, जब तक कि आपने उसको प्रैक्टिकैलिटी में नहीं डाला है और अपना खुद का तड़का आपने उसमें नहीं लगाया है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय भवानी, जय माँ काली।